कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। कुरुक्षेत्र में आज बात करेंगे कांग्रेस का अध्यक्ष आखिर कौन बनेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान हो रहा है, उसके बाद एक के बाद एक एपिसोड जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस कुछ इस तरह से हो गई है जिसे किसी सस्पेंस थ्रिलर जो वेब सीरीज होती है, एक के बाद एक एपिसोड जो है वो सामने आ रहे हैं। पहले तक ये माना जा रहा था कि अशोक गहलोत जो है वो कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे। ज्यादातर जो विशेषज्ञ हैं उनका यही कहना था कि अशोक गहलोत जो है वो कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे, लेकिन रविवार को जो कुछ भी राजस्थान में हुआ उसके बाद से बाजी जो है वो पूरी तरह से पलटती हुई नजर आ रही है। और अब कई नाम है जो अब कांग्रेस पद के अध्यक्ष पद की जो रेस है उसमें सामने आ रहे हैं। इसमें दिग्विजय सिंह का भी नाम शामिल है और भी कई नाम हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस में सामने आ रहे हैं। तो आखिर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा और ये सब कुछ क्या कुछ हुआ। और आज जिस तरह से अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी जी से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद अशोक गहलोत बाहर आते हैं और जिस तरह से उन्होंने अपना बयान दिया, उन्होंने कहा, उन्होंने माफ़ी भी मांगी है कि जिस तरह से जो भी घटनाएं हुई उसके लिए वो जिम्मेदार है। एक लाइन का जो प्रस्ताव पास कराना होता है वो नहीं करवा पाए और इसके बाद उन्होंने कहा कि वो अब अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में सवाल तो यही खड़ा होता है कि अभी तक अशोक गहलोत जो है वो अध्यक्ष पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन अब अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के रेस से बाहर हो गए हैं। तो अब अगला अध्यक्ष कौन होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान, उनसे परिचय आपका करा देते हैं। प्रभाकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है सर आपका। दुष्यंत जादौन जी भारतीय जनता पार्टी से है, आपका भी बहुत स्वागत है दुष्यंत जी। और सत्येंद्र सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं प्रभाकर पांडे जी, क्या चल रहा है? ये एक के बाद एक एपिसोड जो है वो सामने आ रहे हैं। सस्पेंस थ्रिलर जैसे कोई वेब सीरीज होती है ना सर, उसी तरह से एक के बाद एक एपिसोड जो है वो सामने आ रहे हैं। पहले तक तो अशोक गहलोत जी जो है वो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे और आज उन्हें ये कहना पड़ा कि वो कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है जब उनको ये कहना पड़ रहा है कि वो कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं। अब तो वो रेस से बाहर हो गए हैं, तो अगला अध्यक्ष कौन होगा, क्या आपके पास कोई इसको लेकर जानकारी है? ऐसा है मित्र कि जी ये कोई एपिसोड नहीं है, कोई वेब सीरीज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, विभिन्न मना मस्तिष्क के इसमें सदस्य हैं जो पॉलिटिशियन हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं। गहलोत साहब का जो ये सब रहा उसमें इसको हम किसी हद तक कोई अनुशासनहीनता, कोई इस टाइप का कोई नहीं कह सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ स्थितियाँ बनी राजनीतिक क्रम में, जिसमें कि जैसे आज वो सोनिया गांधी से मिले, जिसमें कि थोड़ा सा उन अपने आप को स्पष्ट नहीं कर पाए, अस्पष्टता रही। जब आला कमान का निर्देश प्राप्त हुआ कि भाई हमारे यहाँ आला कमान का निर्देश अति महत्वपूर्ण है, उसमें कोई अपना मोनोपोली नहीं चला सकता है। भाई जो संगठन का मुखिया होनी भी चाहिए किसी संगठन के लिए, कि जो संगठन का मुखिया है उसकी महत्ता, उसका महत्व है, उसकी गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा तभी तक विद्यमान रहेगी जबकि उनके अनुषांगिक संगठन के अधिकारी हों या मेन बॉडी के हों, भाई उनकी बातें मानी जाएंगी। भाई एक अपना क्षोभ व्यक्त किया, अभी प्रेस वार्ता में आप भी कह रहे हैं कि भाई एक लाइन में परंपरा रही है कांग्रेस की कि मुख्यमंत्री प्रस्ताव पास करा लेता है, लेकिन मैं नहीं करा पाया, इस बात का मुझको मलाल है। तो उसमें मित्र कोई ऐसी बात नहीं है। भाई परिवार में इस टाइप की अपने प्रेम मनोवृत्ति और मनोदशा के आधार पर होता रहता है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि गहलोत नाराज हो गए और गहलोत जो है कांग्रेस छोड़ रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। उनको ये लगा, उन्होंने रियलाइज किया कि कुछ राजनीतिक गतिविधियों के तहत कुछ कमी मेरे द्वारा हुई। भाई क्षमा कौन मांगता है, और क्षमा मांगना तो सबसे बड़ी बात है। भाई कुछ त्रुटि हुई, उसके एवज में उन्होंने क्षमा मांग लिया तो सारी उनकी त्रुटि वह समाप्त हो गई। बाकी इसमें और कोई राजनीति, भाई लोग चला रहे हैं, चलाने दीजिए, इसमें कोई राजनीति नहीं है। ऐसे घटनाक्रम घटित हुए राजनीतिक परिदृश्य में जिसके कारण ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई, ये इसको हम भौतव्यता मान सकते हैं। अपनी अपनी मनोदशा मनोवृत्ति आदमी की होती है, क्योंकि भाई आप
अशोक गहलोत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन आखिर वो अशोक गहलोत हैं। वो भाई उनके अपने एकांकी विचार हैं, एकांकी मनोस्थिति है, एकांकी मनोदशा है, तो कुछ उस पर हुआ होगा जिससे कि ये घटनाक्रम हुआ। बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा के निर्देशन में सारी स्थितियाँ सामान्य हो गई। नहीं, बहुत विपक्षी पार्टी वाले चटकारा ले रहे थे कि कांग्रेस का ये हो गया वो हो गया, तो ये सब आपको व्यर्थ सा भी दिखाई दे रहा है। नहीं, 2 दिन पहले डिबेट देखिए, 3 दिन पहले देखिए, कल का डिबेट देखिए कि भाई कांग्रेस में अंतर कलह कोलाहल ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सर अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास? नहीं, इसकी बैठक चल रही है जी, और शीर्ष नेतृत्व है इस पर निर्णय लेके कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अध्यक्ष का चुनाव होना है। भाई लोग कहते रहे कहें, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शुद्ध रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव होगा। उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो योग्य होंगे, जो उचित होंगे, ऐसा लगेगा हमारे शीर्ष नेतृत्व को कि इनके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, ये हमारे कांग्रेस को जोड़ के रख सकते हैं, कांग्रेस को आगे बढ़ा सकते हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान कर सकते हैं, वैसा ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, दुष्यंत जादौन जी, सर आप लोग चटकारे ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है वो तो लड़ ही रहे हैं, आप लोग क्यों चटकारे ले रहे हैं? नहीं, लड़ाई नहीं है मित्र, ये अंदरूनी लड़ाई नहीं है। लड़ाई किस बात की? लड़ाई सर इस बात की है, सुनिए ना सर, भाई लड़ाई इस बात की है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बनते हैं तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और मुख्यमंत्री सचिन पायलट नहीं बनना चाहिए, ये लड़ाई है ना सर? नहीं, कुछ मित्र सुनिए, कुछ मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक भेद हो सकते हैं, तो वैचारिक भेद और मतभेद उसमें लड़ाई कहीं से इंगित नहीं होती। ठीक है, ये लड़ाई नहीं है। ठीक है, दुष्यंत जादौन जी, क्यों चटकारे ले रहे हैं आप लोग? लड़ाई शांतनु जी, ये लड़ाई सिर्फ कुर्सी की है। आप देखिए, जब सचिन पायलट को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उनके नेतृत्व में राजस्थान में चुनाव हुआ, और चुनाव होने के बाद जब वहाँ मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो वहाँ पर आला कमान जो कह रहे हैं पांडे जी, उस आला कमान ने, गांधी परिवार ने, खासकर गांधी परिवार ही नाम लूंगा, गांधी परिवार, वो तो हमारा विषय है ना जादव जी, वो तो हमारा आंतरिक विषय है कि मुख्यमंत्री चुनाव के बाद कौन कितना डिजर्व करता है, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो मेरा विषय है। पांडे जी, आपसे निवेदन करता हूं, मैंने आपकी सारी बात बहुत धैर्यपूर्वक सुनी, आप भी मेरी बात धैर्यपूर्वक सुने, उसके बाद बताएं। दोनों लोग बोल रहे हैं, बहस में आवाज नहीं आ रही है, इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि आप धैर्यपूर्वक मेरी बातें सुने। मैंने आपकी बातों को सुना है। जी दुष्यंत जी, अपनी बात पूरी करिए। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अपनी बात पूरी करिए। जी, आवाज आ रही है जी। तो वहाँ एक रबर स्टैंप के नाम से अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब जब प्रदेश में जब 50 चुनाव हुए, उसमें 39 चुनाव हारने के बाद फिर भी योग्यता का पैमाना इनका राहुल गांधी जी के साथ रहा। अब राहुल गांधी जी ने मना कर दिया, क्योंकि वो राजनीति में सीरियस व्यक्ति नहीं है, वो अपने लिए अपने काम के प्रति सीरियस नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के लिए एक फिर रबर स्टैंप चाहिए था, क्योंकि सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, उधर राहुल गांधी सीरियस नहीं है, तो उन्हें एक रबर स्टैंप राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए था। तो उन्होंने अशोक गहलोत पर दांव लगाया, लेकिन अशोक गहलोत जी को सत्ता प्यारी थी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे सत्ता भी चाहिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी चाहिए। इसी बीच में विवाद हुआ, और विवाद के कारण उन्होंने अनुशासनहीनता दिखाई, जिसका उल्लेख अजय माकन जी ने और वहाँ जो उनके प्रभारी बन के गए, उन्होंने अपने लिखित रूप से दिया कि ये अनुशासनहीनता है, और ये अनुशासनहीनता अशोक गहलोत और उनके विधायकों ने की है। लेकिन चूंकि प्रबोध कृष्ण जी ने एक बड़े टीवी चैनल पे कहा है कि उनके 2 मंत्रियों ने 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और पैसा अशोक गहलोत जी के जेब में जा रहा है, तो उस कारण ये मामला दब गया और अशोक गहलोत जी ने माफ़ी मांग ली कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहता हूँ, और आप चूंकि उन्हें सचिन पायलट को बनने नहीं देना था, इसलिए अशोक गहलोत जी ने माफ़ी मांगा। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वो व्यक्ति बनेगा जो कम से कम रबर स्टैंप हो गांधी परिवार का, और दूसरा तुष्टिकरण की नीति में अच्छी तरह से भली बात जानता हो। तो इसके लिए लोग नामांकन कर रहे हैं, और वही बनेगा जो गांधी परिवार चाहेगा। इसमें चुनाव जैसी प्रक्रिया कुछ भी नहीं होनी है।
ठीक है, समीर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। समीर जी आपके पास आते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है वो अधिवेशन कर रही है और उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष जो है वो मिल गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अभी भी अध्यक्ष जो है वो नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा की भी, प्रभाकर जी सुनिएगा, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश को बहुत खास जो है महत्व नहीं दिया गया है। अगर रायबरेली और अमेठी जो है, अगर कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी आते यात्रा लेकर, तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में पड़ता। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो देखिए, समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, सबका अध्यक्ष जो है वो चुन लिया गया है, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी कहा जाए कि अध्यक्ष जो है उत्तर प्रदेश में नहीं चुन पाई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उस पर भी कहीं ना कहीं घमासान मचा हुआ है। समीर जी आपके पास आते हैं, जो कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है इस पर क्या कहेंगे आप? और उत्तर प्रदेश में अभी तक जो है कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष नहीं चुन पाई है, आपके लिए भी कहीं ना कहीं एक जो प्रतिद्वंदी है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। शांतनु जी, सबसे पहले तो अभी जो प्रदेश अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो कांग्रेस में जो भी अभी चल रहा है, उसके मुझे नहीं लगता कि उसमें देखिए समाजवादी पार्टी का अपना एक संगठन है, कांग्रेस अपना एक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संगठन है। लेकिन अगर उसमें संगठनात्मक संगठन के अंदर अगर कोई दिक्कत चल रही है या कुछ नहीं चल पा रहा, तो वो देखिए उनकी पार्टी का विषय है, तो उसमें दूसरी पार्टियों का बोलने का कुछ बहुत ज़्यादा महत्व बनता नहीं। जैसे अभी हमने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी सब कुछ मुद्दे छोड़ के अब कैसे कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है। और इनफैक्ट मैं बहुत, जब अभी मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, लेकिन जितना मुझे समझ में आया काफ़ी शॉकिंग था कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनको कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है वो कांग्रेस से ज़्यादा शायद पता है, क्योंकि जिस तरह की, और ये पता नहीं कैसे न्यूज़ मिलती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जो चल रहा होता है वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं को तो नहीं पता होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जरूर पता होता है। अभी इसी तरीके से कांग्रेस में भी कई सारी उन्होंने बातें उठाई कि रबर स्टैम्प चाहिए और अशोक गहलोत जी ने ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, जो भी कुछ है। बहरहाल अब इनकी जो बातें हैं वो इनकी बातें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी समझे। लेकिन देखिए, समाजवादी पार्टी चाहती है कि देखिए एक कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है पूरे देश में, अगर हम देखें तो राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, तो अगर वो कमज़ोर पड़ती है तो कहीं ना कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता है, जो कि सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं पूरे देश के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय। तो अगर हमारी खुद ये, हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो प्रदेश का हो, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो जल्दी से जल्दी बने, इनका मैटर सॉल्व हो और जो भी कुछ चल रहा है जल्द से जल्द इनको एक संगठन मिले और इनका काम स्टार्ट हो, क्योंकि 24 के चुनाव में बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को 2024 का चुनाव हराना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये शायद हर विपक्षी दल समझ चुका है और ये जानता है, और ये जनता की आस हर विपक्षी दल से लगी हुई है। तो उसके तहत ये बहुत ही ज़्यादा अहम मुद्दा बन जाता है कि कांग्रेस भी जल्द से जल्द अपना जो संगठन है उसको तैयार करे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मोर्चा है वो सही से बना के इस पर काम करे। ठीक है, सत्येंद्र सिंह जी आपके पास आते हैं। देखिए, आपने पूरा जो घटनाक्रम एक के बाद एक घट रहा है वो भी आपने देखा, लेकिन अब चूंकि ये पूरा जो घटनाक्रम है और भी ज़्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। अशोक गहलोत, जिस तरह से कहा जाए कि जो उनका मकसद था कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो या तो खुद बना रहना चाहते हैं या फिर उनका कोई जो करीबी है वो मुख्यमंत्री बना रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो जो मकसद उनका था उसमें तो वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, भले ही अध्यक्ष पद जो है वो उनको न मिल पाया। देखिए, बहुत दिनों बाद हम कांग्रेस पार्टी के अंदर में एक चुनाव होते हुए देख रहे हैं जी, वरना विगत वर्षों में आपने ये देखा था कि जो है सत्ता जो है, जो उनकी कुर्सी है, जो वो पद है, वो एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में लगातार ट्रांसफ़र होता रहता था और जब भी इस तरह के कोई चुनाव की बात आती थी तो वहाँ पे यूनिफॉर्मली उसको ये कर दिया जाता था कि सब लोग अपना किनारे हैं और इसी को ही नॉमिनेट करके वो अपना अध्यक्ष बना दिया करते थे। तो कभी उनके पास आता था, सोनिया गांधी जी के पास आता था, और कभी राहुल गांधी जी के पास में आता था। लेकिन कालांतर में जिस हिसाब से आपने देखा कि जो उनके शीर्ष नेतागण थे उनके बीच में कहीं ना कहीं एक बात आ रही थी कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पे लोकतांत्रिक परंपरा जो है वो कांग्रेस के अंदरूनी चीज़ों में भी आनी चाहिए। और अभी गुलाम नबी आज़ाद साहब को भी आपने देखा कि एपिसोड कैसे हुआ, इस तरह की और लोगों ने भी कई सारी बातें उठाई थी। तो अब ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी परंपरा पुनः स्थापित हो रही है कांग्रेस के अंदर में कि जहाँ पे वो फिर से एक चुनाव के तहत वहाँ पे लेके जाएंगे और एक अध्यक्ष पद के ऊपर हम बात करेंगे।
तो ये एक बड़ी अच्छी बात है और बहुत शुभ संकेत है कांग्रेस के लिए, ये तो मैं यकीनन इस पटल पे कहना चाहूँगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो हवा बना दी गई कि गहलोत साहब ही अगले अध्यक्ष बन रहे हैं, ये बात इसमें खासतौर से ये भी तो बात है कि हाँ शशि थरूर साहब भी 30 तारीख को अपना नॉमिनेशन करेंगे और लोग भी करेंगे, तो ये एकदम से कि वही वो बन रहे हैं और कॉन्टेस्ट भी पीछे से आ रहा है कि नॉमिनेशन अन्य लोग भी कर रहे हैं, तो वो कॉन्टेस्ट के थ्रू ही वो लेके निकल के आएंगे। हो सकता है कि वहाँ पे प्रेफरेंस ज़्यादा हो सकता है कि उनके पीछे का जो पूरा कॉकस है जो गहलोत साहब को सपोर्ट करता हो सकता है वो ज़्यादा हो, लेकिन एक कहीं ना कहीं वोटिंग के थ्रू, एक प्रक्रिया के थ्रू, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के थ्रू ही कोई ना कोई वहाँ पे अध्यक्ष बनता, तो ये एक अच्छी बात वहाँ पे निकल के आ रही थी। रही बात दूसरी जो आपने यहाँ पे ये कही कि गहलोत साहब अपने एक मकसद में सफल हो गए और उनका अपना खुद का वो मुख्यमंत्री पद कहीं गया नहीं, तो जब ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें ये भी देखना है कि शुरू में ही जब ये बात आई कि इनके यहाँ पे इलेक्शंस होने चाहिए, तो गहलोत साहब ने शुरू में ही कहा कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और राहुल गांधी को ही वो पद लेके जाना चाहिए। तो जो उनकी लॉयल्टी थी कांग्रेस में जो गांधी परिवार के लिए, वो भी वहाँ पे शुरू में उन्होंने कह दिया था। और ये उसके बाद में क्या हुआ कि जब ये आपको अपना एक रेजोल्यूशन पास कराना था कि हाँ ये वो वहाँ पे कंटेस्ट करेंगे, वो फिर पीछे के घटनाक्रम हुई और इसमें भले हमारे आदरणीय पांडे जी कहें कि वहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन हाँ ये स्पष्ट है और पीछे आपने इलेक्शंस में भी देखा था कि जो आपका पायलट का साहब का जो अपना वो है और जो उनके फॉलोअर्स हैं और जो इनका लेकिन सर राजस्थान में जो कुछ हुआ वो तो आलाकमान को भी उम्मीद नहीं होगी कि ऐसा कुछ होगा राजस्थान में। नहीं, वो किसी को उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी ये कि हाँ एक परिवार है, कांग्रेस का परिवार है, उनका अपना एक राजस्थान का छोटा सा परिवार है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो बातें आती रही हैं वो आती रही हैं और वो होती रहेंगी। कहीं ना कहीं हर एक का अपना अपना खेमा होता है और हर पार्टी में होता है, वो सामने आए या नहीं आए वो एक अलग बात है। यहाँ पे सामने आ गया और ये हर बार आता रहता है हर इलेक्शन के बाद में। और पायलट साहब को पिछली बार कहीं ना कहीं वादा भी किया गया था कि वक्त आएगा किसी समय पे तो शायद उनको मुख्यमंत्री का पद भी दिया जाएगा, तो एक अच्छा क्रम बन रहा था कि ये अध्यक्ष वहाँ पे बन जाते और वहाँ पे एक सीट वेकेंट हो जाती और पायलट साहब के सब कहीं ना कहीं संभावनाएं बन जाती थी। लेकिन उल्टा वहाँ पे कहीं ना कुछ वो पड़ गया और खैर कोई नहीं, वो एक अपना मामला है और हम ये मानते हैं कि जो भी रहे एक अच्छा कंटेस्ट वहाँ पर हो, लोकतांत्रिक परंपरा से वहाँ पे एक अध्यक्ष वहाँ पे चुना जाए। और अगेन क्योंकि देश की बहुत बड़ी पार्टी है, समीर जी भी ने कहा, लोकतांत्रिक परंपरा के लिए बहुत आवश्यक है कि एक राष्ट्र स्तर पे, क्योंकि बाकी पार्टियां तो ज़्यादा क्षेत्रीय स्तर पर रह गई हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी पार्टी है जो लगातार कंटेस्ट कर सकती है, उनको फाइट दे सकती है, तो वो एक उनका कांग्रेस का होना यहाँ पर बहुत आवश्यक है। तो मैं उनको पूरी शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका इलेक्शन बहुत फेयर तरीके से हो जाए और जिस हिसाब से है कि कांग्रेस को मजबूती प्रदान करे, मैं पूरी शुभेच्छा देता हूँ। बिल्कुल, लेकिन प्रभाकर जी देखिए, अब ये जो चुनाव हो रहा है इससे पहले कहीं ना कहीं देखिए ये जो तमाम तरह के जो मतभेद थे पार्टी में तमाम नेताओं के बीच में, क्या उनको बैठकर सुलझाना नहीं चाहिए था? राहुल गांधी जी ने देखिए काफ़ी पहले ही कह दिया था कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का जो चुनाव है वो नहीं लड़ेंगे, तो इसके बाद से ही ये विकल्प तलाशे जा रहे थे कि आखिर कौन जो है वो चुनाव लड़ेगा। गांधी परिवार से कोई नहीं लड़ेगा ये भी उन्होंने कह दिया था। तो आखिर जब कोई नया विकल्प तलाशा जा रहा था तो ये तो जाहिर सी बात है तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें आपस में भी इस तरह की बातें चल रही हैं। G23 भी आपने देखा, तो ये जो तमाम मतभेद है इनको क्यों नहीं समय रहते सुलझाया गया? और सबसे बड़ा देखिए अब निकल कर आ गया है जो पायलट गुट है और अशोक गहलोत का जो गुट है उसमें आपस में ही अभी भी बना हुआ है। इसी को लेकर पूरा अध्यक्ष पद का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं अब और भी ज़्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्यों नहीं ये जो आपस में ही नेताओं के बीच जो कलह चल रही थी उसको सुलझाया गया पहले? प्रभाकर जी देखिए मित्र, भारतीय जनता पार्टी को इस बात की सूझबूझ नहीं है। 50 साल का राजनीतिक जीवन व्यतीत करने के बाद भाई अशोक गहलोत के विषय में मैं जानूंगा ना कि आप क्या जानेंगे। 30 साल मुझको राजनीति करते हो गया। वह व्यक्ति राष्ट्रीय महासचिव से लेके राजस्थान का 3 4 बार मुख्यमंत्री, और उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अगर रबर स्टैंप कहे तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपना राग है और इनकी अपनी मन मस्तिष्क की स्थिति का मूल्यांकन कर लीजिए। इनके यहाँ तो एक मदारी है और तमाम जमूरे नाचते रहते हैं। कांग्रेस में कोई मदारी नहीं है और न कोई जमूरे। जमूरा आपके यहाँ है और मदारी आपके यहाँ। यहाँ विशुद्ध राजनीतिक जो लोग रहते हैं, रबर स्टंप कहना ये भारतीय जनता पार्टी के नेता का ये आपका दुर्भाग्य है, हमारा तो सौभाग्य है। आप कहते रहिए। इसी प्रकार से उतने बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह
इतने योग्य व्यक्ति, इतने काबिल व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी पानी पी पी कर बस एक ही उसका कहना था कि मनमोहन सिंह रबर स्टंप है। उसमें कोई था उस समय का पीए की पीएस था, वो कोनो किताब लिख दिया, वो पता नहीं क्या उसका नाम है, वो भी बताया कि नहीं रबर। अरे भाई, कोई जरूरी है कि कोई पुस्तक आप लिख रहे हैं तो आप विकृत मानसिकता के हैं, इसकी सुकृत मानसिकता के हैं, कौन सी आपकी विधा है भाई? सर्व स्वीकारता किसकी है? सामाजिक स्वीकारता या राजनीतिक स्वीकारता किसकी है? जो जिस दिन बातों को सर्व स्वीकार करे, अपने मन से कुछ भी कह देंगे, कुछ भी लिख देंगे, तो इसके लिए आपका अपना एक क्षोभ है, अपना राग है, उससे हमको लेना देना नहीं है। अब आते हैं आपके जवाब पर कि सबसे बड़ी कलह मित्र आज जो देश में है, जिन उन 3 बिंदुओं को लेकर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया। 4 बिंदु: भूख, भय, बेरोजगारी और तानाशाही। इस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं सोच रही है। भूख, भय, बेरोजगारी और तानाशाही पर लेकिन देश की जनता सोचना शुरू कर दी है मित्र। अब जो आपकी जो है स्थिति है, अब अपने आप को बताइएगा, स्वयं मूल्यांकन भाजपा करेगी कि हमारे यहाँ कौन रबर स्टंप है और कौन हमारे यहाँ कौन क्या है। ये अंतर कलह देश की जनता के बीच में हुआ, ये कांग्रेस के अंतर कलह नहीं है, ये तो जनता अंतर कलहित हो गई है। आप लोगों के आचरण से, आप लोगों के अमर्यादित टिप्पणी से, आप लोगों के क्या कहते हैं कि ये कुत्सित विचार से, आप लोगों के राजनीतिक कुप्रभाव से जनता त्रस्त है। उस पर विचार करने के बजाय मेगा शो, एडवर्टाइजमेंट, तरह तरह की बातें, दूसरे पार्टियों पर टीका टिप्पणी करना, इसके अलावा कुछ बचा नहीं है मित्र इन लोगों के पास। दुष्यंत जी, रबर स्टाम्प आपने कहा, रबर स्टाम्प तो आपकी पार्टी में उनका कहना है। देखिए मदारी है, करता हूँ जी जी जी, देखिए पांडे जी बहुत सीनियर लीडर हैं और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मदारी आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, इसलिए मदारी कहना, मेरी पार्टी में मदारी कहना दूसरा विषय है। लेकिन समीर सिंह जी ने ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर नज़र रखते हैं। तो हाँ भैया, विपक्ष जब चुनाव लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं, तो विपक्ष की रणनीति पे हमेशा नज़र रखनी चाहिए। यही हमारा, हम तो रखते हैं, आप रखें या नहीं रखें, ये हमारा सिद्धांत है कि हम विपक्ष की रणनीति पे भी नज़र रखेंगे। और रही बात मदारी, आदरणीय पांडे जी ने जैसा कहा कि रबड़ स्टैंप नहीं थे मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह का एक विधेयक था, आपको पता है, कैबिनेट में पास विधेयक को राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से फाड़ा। उसको क्या कहेंगे आप आदरणीय पांडे जी? जिस तरह राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से उस विधेयक को फाड़कर सार्वजनिक रूप से बेइज्जती करी मनमोहन सिंह जी की, वो रबर जवाब ले लीजिए, नहीं जवाब ले लीजिए, ये देश के सामने नहीं जवाब ले लीजिए राहुल गांधी। जरा एक मिनट जवाब दे दूंगा। जी जी बोलिए जी। इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा द्वारा खूब प्रसारित किया गया कि राहुल गांधी ने विधेयक फाड़ा। लेकिन यह क्योंकि भारतीय, अरे 2G 3G कौन कौन घोटाला बताए, कोयला घोटाला कोई घोटाला साबित हो पाया? भाजपा ने एक बुनियाद बनाई, एक ढांचा बनाई, कुछ घोटाला हुआ ही नहीं। लेकिन सत्ता में आने के लिए मनगढ़ंत, तो भारतीय जनता पार्टी की जो बहुरूप है, मेरी बात सुनिए, बहुरूप है, 12 रूप नहीं बहुरूप कह रहा हूँ, यह इस बहुरूप से, अब मदारी में बहुत सुसंस्कृत, बहुत सुशोभित शब्द आपके लिए कहा, क्योंकि मदारिये बन के सत्तासीन हुए हैं आप अपने सहजता से और अपनी राजनीतिक क्या कहते हैं प्रयास से आप सत्तासीन नहीं हुए हैं। तो राहुल गांधी के विधेयक को इन्होंने संपूर्ण भारत में प्रधानमंत्री द्वारा पारित किया। उसका जवाब ले लीजिए, प्रधानमंत्री द्वारा, अरे जवाब तो ले लीजिए भाई, हासिल की जा सकती है, जवाब तो ले लीजिए, बार-बार नहीं जवाब की विधेयक, झूठ बोल के विधेयक आपको पता नहीं है कि विधेयक कहीं पीएम पारित करता है? अरे 2/3 बहुमत में लोकसभा में विधेयक पारित होती है,
विधेयक प्रधानमंत्री अकेले पारित करता है। पीएम नहीं कहा, कैबिनेट ने पास किया, उसको फाड़ा। हाँ, और ये अब मैं सही नहीं कह रहे हैं आप। तमाम आप ये मीडिया क्यों चैनलों कहे? ने कहा था, ये नहीं, मैं नहीं कह रहा ना आप भारतीय ये जनता नहीं पार्टी कहना कह रही है चाहिए कि ये ना। आप ये नहीं विधेयक कहना फाड़ा चाहिए ना। नहीं। ये तो मीडिया में कहा गया है। नहीं, आप सार्वजनिक रूप से कहा कि ये अरे विधेयक भाई, है, दिखाते आपको हुए ये राहुल बात गांधी नहीं कहनी चाहिए लाइव कि तस्वीर को मनमोहन झुठला सिंह रहे हैं। द्वारा पारित विधेयक को फाड़ा राहुल गांधी ने। नहीं, आदरणीय यही पांडे भारतीय जनता जी, पार्टी कहती आदरणीय है। पांडे अरे जी, विधेयक जो है आदरणीय तो दो पांडे जी, तिहाई आप बहुमत बहुत से सीनियर लीडर हैं, मैं लोकसभा आपसे में जानना पास चाह रहा हूं, होती राहुल है, गांधी कैबिनेट जी से ने पास की जाती है, सार्वजनिक टीवी बाकी चैनल अकेले पे पीएम पास आके और करता ये विधेयक है। फाड़ के लेकिन आपका दिखाया, जुमला क्या क्या वो झूठा था? था? आपका जुमला क्या था? पहले आप सही बोलेंगे तब ना सही उत्तर पाएंगे। ठीक है। अभी आपने क्या कहा कि मनमोहन सिंह द्वारा पारित विधेयक को राहुल गांधी ने पाड़ा? आपने गलत कहा, सुधार लाइए इस वाक्य में। कैबिनेट, मनमोहन सिंह की कैबिनेट के द्वारा पारित। ठीक है, ठीक है यही समीर कहा जी, आपने। ठीक है, ठीक है, वापस आएंगे दुष्यंत जी, प्रभाकर जी आपके पास। समीर सिंह जी से सवाल किया है, दुष्यंत जी ने कहा है कि देखिए हम तो अपने विपक्षियों पर नजर रखते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं रखते हैं नजर? इसका जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि यहाँ पर वक्त है कुरुक्षेत्र में एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद समीर सिंह जी से ये जानेंगे कि आखिर वो अपने विपक्षियों पर क्यों नजर नहीं रखते हैं, क्या इसमें गलत क्या है विपक्षियों पर नजर रखना? अगर चुनाव जीतना है तो विपक्षियों की रणनीति क्या है, इसको समझना ही पड़ेगा। इसी का जवाब लेंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।